हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल से स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा जो कि भविष्य में होने वाली है, उसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2010 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो भविष्य में आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। उत्तराखंड सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2010 में जो पेपर हुआ है, तो उसके अंतर्गत हम लोग आज विधि जो कि लॉ का पेपर होता है, तो जो 2010 में प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत जो लॉ का पेपर होता है, उसके अंतर्गत आईपीसी भारतीय दंड संहिता से 35 क्वेश्चंस और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से 25 क्वेश्चन और साक्ष्य विधि से 25 क्वेश्चन और उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 का जो है उससे 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सभी के इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स यदि आप पाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ पर जाएंगे। तो आप जब होम स्क्रीन पर जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, थर्ड ऑप्शन जो है प्लेलिस्ट का। तो यहाँ पर आपको जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर उत्तराखंड एपीओ 2021-22 प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जो इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड मटेरियल्स है उसका संग्रह आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट को ओपन करते ही आपके सामने यहाँ पर आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस से रिलेटेड जो है वीडियोज ओपन हो जाएंगे, जिनको आप 1 बाय 1 फॉलो करके देख सकते हैं और एक ही स्थान पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। आगे आने वाले समय में आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो भी सॉल्व जो हैं वो भी मिल जाएंगे, और जो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 है इसके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो इसी प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और फर्स्ट टाइम में ही उत्तराखंड एपीओ को क्लियर कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये जो पेपर है 2010 का है उत्तराखंड एपीओ का। तो इसके अंतर्गत जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय दंड संहिता में परिभाषित अपराधी मानववध और हत्या के मध्य अंतर निम्नलिखित किस निर्णय में बताया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण केस ला है, आर बनाम गोविंदा का मामला है, जिसको जस्टिस मेलविल ने डिसाइड किया है। तो नीचे आपको उत्तर जो है वो भी मिल जाएगा। यहाँ पर आर बनाम गोविंदा 1876 का केस ला है। इस बाद में जस्टिस जो मेलविल थे उन्होंने 299 और 320 के जो अंतर हैं उसको स्पष्ट किया था। तो इसका जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेग्स का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित किस धारा से संबंधित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैगजीम है जो कि धारा 95 पर आधारित है कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। तो ये जो मैगजीम है डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेग्स धारा 95 पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता में निम्नलिखित धारा में अपराधी मानववध करने के प्रयत्न का उपबंध किस धारा में दिया गया है। तो 305 में जो दिया गया है शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की हत्या के दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है, और 306 में आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है, और 307 में हत्या के प्रयास के बारे में बताया गया है, और 308 जो है अपराधी मानववध करने के प्रयत्न के बारे में बताती है। तो आंसर इसका जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से किस अपराध के विरुद्ध शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत नहीं है। तो ऐसे कौन से अपराध हैं जिनके अंतर्गत शरीर के विरुद्ध जो कि है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित की जा सकती है और किस में नहीं की जा सकती है। तो जब आप सेक्शन 100 पढ़ेंगे तो उसमें 7 परिस्थितियाँ दी गई हैं जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित की जा सकती है। तो सेक्शन 100 का जो वीडियो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आरओपीडी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के संबंध में, उसमें आप डिटेल से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है गर्भपात कारित करने के मामले में किसी की मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है। बाकी बालासंग, प्रकृति विरुद्ध अपराध और अपहरण
और एसिड अटैक आदि के जो मामले हैं उसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से कौन सी विधि की अवधारणा के अधीन अपराध करने में अक्षम डोली इनकैपेक्स होता है? तो 7 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो है उसके लिए जो मैक्सिमम होती है वो डोली इनकैपेक्स होती है, अपराध करने में अक्षम माना जाता है, क्योंकि आईपीसी की धारा 82 है स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है। और जो धारा 83 है वो 7 वर्ष से अधिक तथा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के बारे में प्रावधान करती है, और 10 वर्ष और 10 से 14 वर्ष के मध्य आईपीसी में कहीं प्रावधान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ए पति और बी पत्नी के बीच जवानी गहमा गहमी हुई। ए ने पत्नी को पटक दिया और अपने हाथ में एक चाकू लेकर उसके सीने पर बैठ गया। उसके शोर मचाने पर भी उसकी बहन और माँ जो पास में उसी खेत में काम कर रही थीं उसे बचाने के लिए दौड़ी आईं। बी ने चाकू छीन लिया और ए को जख्मी कर दिया जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आपका जो है सही होगा यहाँ पर? तो बी ने ए की हत्या का अपराध कारित किया है नहीं, क्योंकि जो बी है पत्नी उसने अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कार्य किया है। यदि वो ऐसा ना करती तो उसका पति उसको मार देता, क्योंकि प्रथम प्रयास जो है पति ने किया था। तो बी ने अपने स्वयं प्रतिरक्षा का कार्य किया है, आंसर इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ए बी के ऊपर थूकता है जिसके कारण बी को जो है क्षोभ होता है। इस मामले में एक किस अपराध का दोषी है? तो यहाँ पर जो है अपराधी बल का प्रयोग होगा धारा 350 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मामले को इंगित कीजिए जिसमें वास्तविक अपराध कारित किए जाने पर दंड नहीं दिया जा सकता है। तो आईपीसी में ऐसा कौन सा अपराध है जब अपराध पूर्ण हो जाता है तो उसमें दंड नहीं दिया जा सकता है? तो आईपीसी में एक ऐसी धारा है जो है 309 आत्महत्या का प्रयास। यदि वो आत्महत्या करने में विफल रहता है तो सज़ा का प्रावधान है। यदि वो आत्महत्या करने में सफल हो जाता है तो कोई किसी भी सज़ा का प्रावधान नहीं दिया गया है। धारा 309 जो है आईपीसी की बहुत ही महत्वपूर्ण है, आत्महत्या का अपराध है जिसके पूर्ण होने पर किसी भी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारतीय दंड संहिता के अधीन लूट में होता है। तो जब सेक्शन आप 390 पढ़ेंगे तो लूट में या तो चोरी या उद्धापन होता है। तो चोरी डकैती नहीं, उद्धापन और डकैती भी नहीं, ना तो चोरी ना ही उद्धापन, या तो चोरी या उद्धापन। तो आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, भारतीय दंड संहिता के अधोलिखित धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत संयुक्त आपराधिक दायित्व का सिद्धांत लागू होता है? तो धारा 34 जो है संयुक्त आपराधिक दायित्व के सिद्धांत के बारे में बताती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की जो धारा 320 है इसके अंतर्गत कितने किस्म की उपपत्ति को गौरवपति की श्रेणी में रखा गया है? तो 8 उपपत्ति दी गई हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि इनसे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो 320 के अनुसार जो उपपत्ति दी गई हैं वो नीचे दी गई हैं। पहला जो है कि पुंसंतोहरण और दूसरा है दोनों में से किसी भी नेत्र की स्थायी दृष्टि का विच्छेद, दोनों आँखों में से किसी भी आँख का कोई स्थायी विच्छेद, दोनों कानों में से किसी एक कान का स्थायी विच्छेद हो जाता है, किसी अंग या जोड़ शक्तियों का नाश हो जाता है, चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण हो जाता है, कोई दांत टूट जाते हैं, और 8वें में ऐसी कोई उपपत्ति जो कि जीवन के खतरे में डाल देती है, जिससे कि ऐसी उपपत्ति हुई हो किसी व्यक्ति को कि वो साधारण काम करने में कम से कम 20 दिन तक असामान्य रहा हो। तो ऐसी उपपत्ति को गौरवपति की श्रेणी में रखा गया है। तो सबसे सिंपल याद करने का तरीका है कि सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो उपपत्ति हैं वो आपको चेहरे पर ही मिल जाएंगी। पहला है चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, और चेहरे में ही जो आंखें हैं उसमें से किसी एक आंख का स्थायी विच्छेद हो जाना, कान में से श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद हो जाना। तो ये जो हैं सब चेहरे से संबंधित जो हैं, और जो 1-2 हैं वो पुंसंतोहरण हैं। तो इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन 320 है एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं प्री के एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? तो आईपीसी का जो चैप्टर 5A है उसमें सिर्फ 2 धाराएं दी गई, 120A 120B। 120A में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषा दी गई है और 120B में उसके लिए दंड बताया गया है। तो आंसर इसमें ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ये एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसको ये ज्ञात होता है कि उसमें कोई भी आभूषण नहीं है। तो इन्हें इसमें कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर इन्हें चोरी का अपराध, चोरी करने का जो है प्रयास करने का अपराध किया है। तो आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भारतीय दंड संहिता की धारा 387 का संबंध किससे है?
तो 387 का संबंध जो है उद्यापन करने के लिए व्यक्ति को मृत्यु या घोरोपाइत के भय में डालने के संबंध में है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्न बचावों में से कौन सा जो है मैकनाटन के बाद 1843 से संबंधित है। तो मैकनाटन का जो वाद है वो उन्मत्तता से यानी पागलपन से बहुत ही संबंधित है। तो ये जो उन्मत्तता है, पागलपन, आईपीसी के सेक्शन 84 में दी गई है। जो सेक्शन 84 के जितने भी केसेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारतीय दंड संहिता में किस उपबंध के अंतर्गत दुष्प्रेरण के लिए दुष्प्रेरण एक अपराध है। तो 108 में दुष्प्रेरण के लिए दुष्प्रेरण का अपराध है बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ए अपनी पत्नी जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है के साथ उसकी सम्मति से मैथुन करता है तो ये किस अपराध का दोषी है। तो यहाँ पर ए बालासंग का दोषी है। यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष होती तो ये यहाँ पर बालासंग का दोषी ना होता, किंतु यहाँ पर 15 वर्ष से कम दी गई है। तो जैसा कि सेक्शंस में प्रोवाइड किया गया है कि 15 वर्ष से कम पत्नी है तो बालासंग का अपराधी होगा। यदि 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक है तो बालासंग का अपराध गठित नहीं होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, लोक सेवक के द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ संभोग संबंधी उपबंध भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है। तो आईपीसी का जो सेक्शन 376 ए है लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में बताता है, और 376 बी पति पत्नी के पृथक्करण के दौरान संभोग के बारे में बताता है, और 376 सी जो है किसी व्यक्ति के प्राधिकार में, और 376 रेप के लिए दंड के बारे में बताता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका सी दिया गया है ये गलत है, जबकि आंसर जो है आपका यहाँ पर बी सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि किसी स्त्री के साथ संभोग के संबंध में भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया है। तो जो लोक सेवक के द्वारा अभिरक्षा में प्रावधान है वो 376 सी में दिया गया है, आंसर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता है। तो प्राइवेट स्थान पर जो अपराध है वो दंगा का अपराध नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 159 में स्पष्ट जो प्रावधान दिए गए हैं कि दंगा जो है सार्वजनिक स्थान पर ही होना चाहिए, बाकी हत्या, हमला, बलवा किसी भी स्थान पर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारतीय दंड संहिता के अधीन जार क्रम का अपराध किसके साथ किया जा सकता है। तो जार क्रम का जो अपराध है एडल्ट्री वो है विवाहित स्त्री के साथ ही किया जा सकता है, अविवाहित स्त्री के साथ नहीं किया जा सकता है। तो आंसर इसका ए सही हो जाएगा, जो कि धारा 497 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, शब्द जो है ठग को भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो ठग के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं 310 में दिए गए हैं, 307 में हत्या का प्रयास दिया गया है, और 306 में आत्महत्या का दुष्प्रेरणा दिया गया है, और 311 में ठग के लिए दंड के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 है, के अमनानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद किससे संबंधित है। तो गंभीर और अचानक प्रकोपन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, ये कुल्हाड़ी से उचित सावधानी से है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते समय आपको याद रखना है कि उचित सावधानी से कार्य कर रहा है और कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। तो ये किस अपराध का दोषी होगा। तो यहाँ पर ये जो है हत्या का, हत्या के प्रयत्न का, हत्या की कोटि में न आने वाले मानववध का, तो उपयुक्त में से किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। यदि यहीं पे क्वेश्चन जो होता कि ये कुल्हाड़ी से असावधानीपूर्वक कार्य कर रहा है तो यहाँ पर वो है जो है अपराधी मानववध का दोषी हो सकता था, परंतु यहाँ पर उचित सावधानी से कार्य कर रहा है तो इसलिए वो किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, क्योंकि जो कार्य हुआ वो दुर्भाग्यवश हुआ है। तो धारा 80 के अंतर्गत जो है उसको यहाँ पर रिलीफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, एक पुलिस अधिकारी बी को ये संस्वीकृति कि उसने एक अपराध कारित किया है प्रदान करने के उद्देश्य से प्रताड़ित करता है। उसने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध कारित किया है। तो उसने धारा 330 के अंतर्गत अपराध कारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित किस धारा में किया गया है। तो धारा 153 बी में किया गया, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए या को धमकी देता है कि यदि या उस मार्ग से जाता है जिससे होकर जाने का या का अधिकार है तो ये या पर एक कटखन्ना कुत्ता छोड़ देगा। इस मामले में ए ने कौन सा अपराध कारित किया है। तो यहाँ पर जो ए ने है वो सदोष अवरोध कारित किया है, क्योंकि सदोष परिरोध जो होता है जहाँ पर व्यक्ति को किसी भी तरफ जाने का रास्ता ना हो तो सदोष परिरोध कहलाता है, जबकि यहाँ पर सदोष अवरोध का अपराध जो हुआ है, क्योंकि 339 जो सेक्शन है वो सदोष अवरोध के बारे में बताता है, और 340 सेक्शन सदोष परिरोध, और 341 सदोष अवरोध के लिए दंड, 342 सदोष परिरोध के लिए दंड के बारे में बताता है। तो 339 का जो दृष्टांत ए है उस पर आधारित क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर जो है आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ए बी को उसके गृह से इसलिए बलपूर्वक या
बहकाकर ले जाता है कि बी की हत्या की जा सके। ए ने भारतीय दंड संहिता के किस उपबंध के अधीन अपराध कारित किया है? तो यहाँ पर ए ने जो है अपराध धारा 364 के अंतर्गत कारित किया है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा दहेज मृत्यु से संबंधित है? तो धारा 304 भी दहेज मृत्यु से संबंधित है। और धारा 304 जो हत्या कोटि में आने वाले अपराधी मानववत, 113 ये दुष्प्रेरण कार्य से कारित, और 114 है अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित किस उपबंध के अंतर्गत कूट रचना की परिभाषा दी गई है? तो 463 में कूट रचना को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए को राजमार्ग पर 1 रुपया पड़ा मिलता है, ये न जानते हुए कि ये रुपया किसका है उस रुपये को उठा लेता है, तो ए ने कौन सा अपराध कारित किया है? तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, यह पागल खाने के असर में ए को जान से मारने का प्रयत्न करता है, इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही होगा? तो यह हत्या के प्रयास का दोषी है लेकिन ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है, ये सही नहीं है। या किसी अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि वो पागलपन के असर में कार्य कर रहा है, लेकिन ए को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। आंसर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, विधि की अनिवार्यता प्रति हेतु नहीं है, ये सूत्र किससे संबंधित है? तो इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूट का जो सूत्र है, कोई अपवाद ग्रहण नहीं करता है, इसका जो आंसर ये डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से कौन जो है अपूर्ण अपराध नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो डी सही हो जाएगा। व्यापरण का अपराध अपूर्ण अपराध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, एक विद्यालय का अध्यापक अनुशासन लागू करने के लिए एक विद्यार्थी जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष है को मामूली सजा देता है, इस मामले में ये जो है किस अपराध के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? तो ये जो है धारा 89 भारतीय दंड संहिता के अधीन बचाव का दावा कर सकता है, वो किसी भी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा क्योंकि वो सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, ए यह जानता है कि वाई एक झाड़ी के पीछे है, बी नहीं जानता है कि ये जो है कि मृत्यु कारित करने के आशय से, ये जानते हुए कि इससे जो है वाई की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, बी को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है। बी गोली चलाता है और वाई को मार डालता है, इस मामले में ए और बी का क्या अपराध होगा? तो यहाँ पर बी का कोई दोष नहीं है क्योंकि यहाँ पर बी को जानकारी नहीं है कि जो है वाई झाड़ी के पीछे है, किंतु ए ने अपराधी मानववध का अपराध किया है। तो देखते हैं किस में मिलेगा। तो जो बी है आंसर सी के अंतर्गत बी किसी अपराध का दोषी नहीं है किंतु ए ने सदोष मानववध का अपराध किया है। आंसर इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें किस धारा के अंतर्गत हैं सुसंगत होती हैं? तो षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें, जिसको हम लोग एजेंसी के नाम से भी जानते हैं, धारा 10 जो है उसमें दिया गया है अभिकरण का सिद्धांत। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रवर्तन में आया था। तो 1 सितंबर 1872 को प्रवर्तन में आया और 15 मार्च 1872 को अधिनियमित हुआ है। ये दोनों डेटे आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र निर्णय लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों कब सुसंगत है से संबंधित है? तो एल के अडवाणी बनाम सीबीआई का मामला। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृति से संबंधित है? तो रमेश चंद्र मेहता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का जो मामला है वो प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन सह अपराधी नहीं है? पास्ट ट्रेप साक्षी या एक लड़की जिसका बलात्कार हुआ है, हत्या का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, ये सभी सह अपराधी नहीं है। तो आंसर इसमें आपका डी सही हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति इसमें से सह अपराधी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साबित नहीं हुआ कि क्या परिभाषा है? तो कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब ये साबित नहीं किया गया है, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब ये ना साबित नहीं किया गया है, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब ना तो ये साबित किया गया है और ना ही ना साबित। तो इसका आंसर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सूचक प्रश्न जो है परीक्षा में ही पूछे जाते हैं, पुनः परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, परंतु जो है न्यायालय की अनुज्ञा से पूछे जा सकते हैं। तो आंसर इसमें आपका जो है बी सही होगा। यदि बी और सी को मिला के पूछा जाता तो आंसर आपका दोनों सही हो सकता है, क्योंकि पुनः परीक्षा में भी जो है सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, परंतु वो विशेष परिस्थितियों में न्यायालय की अनुज्ञा से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ऐसी कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो कि इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य है। तो एक तथ्य है या एक साक्ष्य है या एक विवादक तथ्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो कि इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य हो, एक विवादक तथ्य है
फैक्ट्री इशू है, आंसर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विबंधन का सिद्धांत साक्ष्य विधि की निम्नलिखित किस धारा में दिया गया है? तो विबंधन का जो सिद्धांत है स्टोपल का धारा 115 में दिया गया है, आंसर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद किससे संबंधित है? तो सह अपराधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, प्रति परीक्षा का उद्देश्य है साक्ष्य की विश्वसनीयता की जांच से, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, मृत्युकालीन घोषणा का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? तो मृत्युकालीन की घोषणा का जो प्रावधान है वो धारा 32(1) में दिया गया है। तो धारा 32 में ये कहा गया है कि वे व्यक्ति जो व्यक्ति मिल नहीं सकते हैं, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गए हैं, या कि उनको एक तृतीय समय नहीं बुलाया जा सकता, उनके बारे में बताया गया है। और 32 की जो उपधाराएँ दी गई हैं वो 7 उपधाराएँ दी गई हैं, जिनको आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब भी आपसे मृत्युकालीन घोषणा के संबंध में प्रावधान के संबंध में पूछा जाए तो आंसर आपका जो है 32 की उपधारा 1 होगा। 32 की जो उपधारा 4 है इसमें ये बताया गया है रूढ़ी और प्रथा के संबंध में साक्ष्य के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 48, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय एवं कितनी धाराएं हैं? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो है टोटल 11 अध्याय हैं और 167 सेक्शंस हैं, और जो अध्याय हैं इनको 3 भागों में भी बांटा गया है। ये भी आप याद रखें, कभी कभी ये भी आता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने भाग हैं और कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं। तो 167 धाराएं, 11 अध्याय और जिनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत निम्न में से क्या सुसंगत है? हेतु, तैयारी, आचरण, उपयुक्त सभी सुसंगत हैं, क्योंकि धारा 8 में तीनों चीज़ें दी गई हैं, तो तैयारी, आचरण, तो तीनों सुसंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो 65B में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता के संबंध में प्रावधान किया गया है, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में जो है उत्तराखंड पुलिस एक्ट जो है 2007 उसके भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 के इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस वन लाइनर में भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आगे के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ से। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।